इतने नोट्स है, 4 कॉपी नोट्स है मेरे पास, है ना। और देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाया था। दोस्त, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई लड़का जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, पर दूसरा लड़का है वो कम ही पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूरज, और इस वीडियो में मैं और आप चर्चा करेंगे कि मेरी तैयारी का जो स्ट्रेटजी था वो क्या था, मैंने तैयारी कैसे किया, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के समय में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, जिससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह जा रही है। तो दोस्त, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने UPPCL JEE, PGCIL JEE और BSHPCL JEE, जिसे पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहा जाता था, ये 3 JEE का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो इसलिए आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। और दोस्त, इस वीडियो को 1.25x स्पीड पर देखना, जिससे तुम्हारा समय बचेगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्त, जब मैं अपने डिप्लोमा कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन था कि मैं कौन सा फॉर्म भरूं, कौन सा फॉर्म नहीं भरूं। मैं कभी टेक्निकल के फॉर्म भरता था, कभी नॉन टेक वाले फॉर्म भरता था। इस चक्कर में मेरा जो तैयारी है वो गोल गोल घूमता रहता था और थोड़ा भी तैयारी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता था। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है। अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है और JEE बनना है तो आप टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको JEE ही बनना है, जूनियर इंजीनियर ही बनना है, और उसी का फॉर्म से भरिए। इससे होगा क्या, जब आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, और आपका जो प्रिपरेशन है हर एक एग्ज़ाम के साथ वो ऊपर आगे बढ़ता जाएगा। तो एक समय आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टारगेट सेट कीजिए। दोस्त, अपना टारगेट जरूर सेट कर लो कि तुम्हें जूनियर इंजीनियर बनना है और जूनियर इंजीनियर का ही फॉर्म से भरो। ठीक है। देखो भाई, एक आदत और लगाना होगा, नोटिफिकेशन पढ़ने का। जब भी कोई वैकेंसी आए उसका तुम नोटिफिकेशन जरूर पढ़ो। नोटिफिकेशन पढ़ने से होगा ये कि उस वैकेंसी के बारे में तुम्हें सब चीज़ पता रहेगा। जैसे उस वैकेंसी में क्या क्या पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कितना भाग टेक्निकल होगा, कितना भाग नॉन टेक्निकल होगा, उस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कहाँ कहाँ होने वाला है, ये सारी बातें आपको पहले से पता रहेगा। तब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बेटर प्रिपरेशन करके जा पाएंगे। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि कितना क्या आने वाला है। बस वो एग्ज़ाम देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और समय के साथ उनका कॉन्फिडेंस इन्हीं सब गलतियों के कारण गिरते जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि नोटिफिकेशन, हमारा दूसरा काम रहेगा कि हर एक जो वैकेंसी हम भरते हैं उसका हम नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्त, नोटिफिकेशन में ही तुमको पता चलेगा कि तुमको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना क्या है। ठीक है। लेकिन जो भी JEE का एग्ज़ाम होता है सबका एक ही सिलेबस होता है, टेक्निकल का एक ही सिलेबस होता है। जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है, वही JEE एग्ज़ाम का भी वही सिलेबस होता है। क्योंकि जो कोर्स का सिलेबस है उसको हाईली क्वालिफाइड लोग बनाते हैं। जो बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और वो ही सिलेबस बनाते हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद सिलेबस बनाते हैं। और जिस संस्थान में हमें काम करना है, जिनके लिए काम करना है, वहाँ पे उतने क्वालिफाइड, उतने ज्ञानी लोग नहीं होते हैं कि जो सिलेबस बना पाए, और उनका काम भी नहीं होता है सिलेबस बनाना। तो वो लोग भी जो डिप्लोमा का जो हमारा जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना। और जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो हमारे और आपके बीच के ही लोग होते हैं, और वो भी वही सिलेबस पढ़ के वहाँ गए होते हैं। तो उन्हें पता रहता है कि क्या सिलेबस है, इसी हिसाब से वो सिलेबस भी वही सेट करते हैं जो हमारा डिप्लोमा में है। तो आप अपना डिप्लोमा के ही सिलेबस पे फोकस कीजिए, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को ही पढ़ना है। अगर दोस्त आपके पास अभी तक सिलेबस नहीं है तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और अभी जाके तुरंत 2 प्रिंट आउट लेके आइए उसका, और अपने पास रखिए। और हर दिन इस सिलेबस को एक बार जरूर पढ़िए सुबह सुबह। इससे होगा ये कि जो भी सिलेबस का टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म्स सिलेबस यूज में, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बढ़िया से। और जब आप कोई भी किताब या कोई ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे तब आपको वो जब वर्ड आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है। तो आप उसको ज़्यादा ही प्रेस और ज़्यादा ही अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ठीक है। अभी जाइए और सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए आप। दोस्त, यदि आप अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या पास आउट हुए आपको कुछ समय हो गया है तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारा पढ़ाई का मोटो कुछ अलग ही होता है, हमें वहाँ नंबर लाना रहता है।
तो हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ पाते। तो अब आपको टेक्स्ट बुक को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक मतलब इस तरह के बुक, ये टेक्स्ट बुक है, इसमें थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट बुक से थ्योरीज पढ़ना है और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अब इसकी आप मोटाई पे मत जाइए, आपको पढ़ना ऐसे है, आपके पास सिलेबस है, ठीक है, एक हाथ में सिलेबस पकड़ के और अपना आप टॉपिक इस बुक में ढूंढते जाइए, ठीक है। अब उसी टॉपिक को पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यदि एक और सोल्यूशन है, यदि ये बुक आपको टेक्स्ट बुक आपको बहुत ही मोटा लगे तो आप इसको चैप्टर बाय चैप्टर फाड़ के अलग कर सकते हैं। मैं अपने प्रिपरेशन के दिन में मैं ऐसे ही करता था, जो भी मोटा बुक है उसको चैप्टर बाय चैप्टर फाड़ के मैं अलग कर देता था। इससे होता यह था कि बुक तो एक हल्की हो जाती थी और साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट होता था और मुझे वो बुक को ईजी लगने लगता था। तो इसलिए मैं हर एक बुक को, मेरे सारे बुक आप देखेंगे टुकड़ों टुकड़ों में, तो मैं सारे बुक को फाड़ के टुकड़े टुकड़ों में बांट देता था और उससे फिर आराम से पढ़ता था, ठीक है। तो ये आपको भी करना चाहिए। तो जो ये टेक्स्ट बुक है आप उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको भी पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में आप इंग्लिश बुक भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन है उसमें सारे स्टेट के लोग बैठते हैं और अदर स्टेट के लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश की बुक स्टैंडर्ड होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का बुक आप पढ़ सकें, ठीक है। तो मैं कुछ बुक बता रहा हूँ, जैसे बीके मेहता का बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसका जो इंग्लिश है बहुत ही ईजी इंग्लिश है। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, मैं उसे पढ़ के मैं समझ गया था, ठीक है। और बीके मेहता का पावर सिस्टम, ये बुक जो है इसका भी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। फिर अशफाक हुसैन का मशीन, ये भी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। फिर उसके बाद बीके मेहता का इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट का आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार। मान लेते हैं कि आपने टेक्स्ट बुक में, मशीन के बुक में आपने डीसी मोटर पढ़ा, ठीक है। तो डीसी मोटर पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है आपको अपने नोटबुक, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें लिख देना है। अब और आपको ऐसा लिखना है और शॉर्ट ही लिखना है और ऐसा लिखना है कि आप आज से 5 साल बाद भी उसको देखें तो वो चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो मैंने भी अपना नोट्स बनाया था, मेरे पास इतने नोट्स है, 4 कॉपी नोट्स है मेरे पास, है ना। और देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाया था, ये मेरा नोट्स सब है। मैं आज भी इसे देखता हूँ तो मुझे पुराना अपना याद आ जाता है। दोस्त आप भी अपना नोट्स जरूर बनाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखते जाइए और फ्यूचर में जो भी आप इस टॉपिक के बारे में सीखते जाते हैं इसमें आप ऐड करते जाइए, है ना, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। दोस्त जो टेक्स्ट बुक पढ़ के आप नोट्स बनाएंगे उसको अपने लैंग्वेज में बनाइए, जो आपकी बोलचाल की भाषा है। आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश बनाइए, उर्दू में कंफर्टेबल है उर्दू में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स ऐसा बनाइए कि एक बार आप अपने नोट्स को पढ़ ले तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो आंखों के सामने से गुजर जाए, ठीक है। मैं ऐसे ही करता था, मैं जो भी पढ़ता था और जो भी उस टॉपिक बारे में नया सीखता था उसे अपने नोटबुक में मैं नोट करते जाता था और जब एग्ज़ाम आता था उसके एक दो दिन पहले मैं अपने नोटबुक को पलट के देखता था। तो मुझे पूरे फॉर्मूले और पूरा कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सारा चीज़ मेरे दिमाग में आ जाता था, ठीक है। तो ऐसे कर के मैंने प्रिपरेशन किया है और ये आपको भी करना चाहिए। देखो दोस्त, टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो आप अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ के अपना नोट्स बना के कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। दोस्त सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना कैसे है ये भी एक तरीका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने सिलेबस के अनुसार टेक्स्ट बुक से कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो हमने अपनी भाषा में उसे कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग उसी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो सॉल्व कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन को हमें वो टेक्स्ट बुक में ढूंढना है। ऑब्जेक्टिव बुक में जो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं उसको हमें ऑब्जेक्टिव बुक में ढूंढना है, ठीक है। ढूंढ के उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है और अगर क्वेश्चन वो अच्छा है तो अपने उस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक पर लिख लेना है, ठीक है। ऐसे करते जाइए और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है।
ठीक, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हो सकता है आप आगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे इलेक्ट्रिकल का, फिर जाके वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपसे सॉल्व होने लगे, उसका कॉन्सेप्ट आप सीख जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना है। हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में और भी सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक टेक्शन, इल्यूमिनेशन, स्काडा, PLC, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। वो बुक है JB गुप्ता का ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, उसमें हमारा डिप्लोमा का पूरा कोर्स एक ही साथ दिया हुआ है और वो बुक इतना मोटा होता है। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बच रहे हैं 4 सब्जेक्ट के अलावा, तो आप JB गुप्ता बुक से पढ़िए। उस बुक में ब्रीफ में थ्योरी भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, आप उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका नोट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है आपसे, तो फिर आप उसको इंटरनेट पे खोजिए। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही इंटरनेट पे खोजना है आपको, और कहीं घूम नहीं जाना इंटरनेट पे, इधर भी देख लेते हैं उधर भी देख लेते हैं, नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर खोजिए और फिर वापस अपने बुक पे आइए, है ना। ऐसे करते करते आप बाकी और अपने सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्त, ये मैं मान रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आपको पढ़ना है, और डेली आप पढ़ते जाइए इसी तरह। दोस्त देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, और JB गुप्ता का बुक बहुत ही मोटा होता है, तो आप उसको सेक्शन वाइज फाड़ के अलग कर सकते हैं, जिससे वो बुक हल्का भी हो जाएगा और साइकोलॉजिकली आप उसको पढ़ने में भी आपको बोझ फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम मैं करता था, ये काम आप भी कीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। बुक को डिवाइड करना कोई गलत बात नहीं है, आप बुक डिवाइड कीजिए। तो देखो, इंटरनेट में खोना मत प्लीज़। इंटरनेट पे उतना ही तुम सर्च करो जितना तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तुम सबको नहीं कर सकते। ठीक है, जो तुमको ज़रूरत है वही इंटरनेट पर सर्च करो। और मान लो ये सारी पढ़ाई में हमें कुछ सब्जेक्ट या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे हमें समय बर्बाद अपना नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और जो हमारा सिलेबस में नहीं है उसको हमें छूना भी नहीं है। और रही न्यूमेरिकल की बात, आप इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सिर्फ बनाइए, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप छोटी सी बात को समझिए। हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, इसीलिए हमें कोई टॉपिक पे बहुत ही अंदर घुसना नहीं है। दोस्त, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई लड़का जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, पर दूसरा लड़का है वो कम ही पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, जो पढ़ रहा है वो बहुत ही डीप हर टॉपिक को पढ़ के अपना समय की बर्बादी कर रहा है। ठीक है, और जो उसको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहा है, और जो कम पढ़ रहा है वो तो पहले ही कम पढ़ रहा है और उसको पता है कि हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ रहा है, इसलिए उसका सिलेक्शन हो जा रहा है और ज़्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन रिसर्च लेवल का मत पढ़िए। हमें सारे टॉपिकों को जानना है, ना कि किसी एक टॉपिक के बारे में सारा चीज़ जानना है। ठीक है यार, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल बनना है। दोस्त, अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको आप डेली शेड्यूल बना के फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगा, और ये मेरा गारंटी है। दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ कि JEE का जो भी फॉर्म आए तुम उसका फॉर्म को भर दो, जाके एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम देने से ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और चाहे तुम्हारा तैयारी हो या ना हो, तुम्हें एग्ज़ाम देना है। दोस्त, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में ननटेक के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में ननटेक का प्रिपरेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा। दोस्त, ये वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और यदि आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है और मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक मेरा दूसरा वीडियो नहीं आ जाता तब तक के लिए आप रखिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।